जय हिंद दोस्तों। आज हम हमारी एक जो सामान्य ज्ञान की बुक जो आती है लुसेंट की, आज हम फर्स्ट टॉपिक यानी पहला चैप्टर भारत का इतिहास के बारे में जानेंगे। चलिए हम लोग समय न बर्बाद किए हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास। चलिए, भारत के हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष और भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया और प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आइए एक एक करके हम लोग भारत के बारे में जानते हैं। चलिए, पहला हमारी टॉपिक है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत का इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, यानी 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आइए एक एक वेद को भली भांति पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक। चलिए स्टार्ट करते हैं ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं और इस वेद के आदि के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के दूसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को लिख कहा जाता है। चतुष्षण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। एक नोट है, धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। वामनावतार के 3 पगों के व्याख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। यहाँ पे एक नोट दिया गया है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद के बारे में आइए जानते हैं। यजुर्वेद क्या होता है? सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्व कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। अब सामवेद, यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को उदात्र कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अब नेक्स्ट है चौथा अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाव वशीकरण, आशीर्वाद, स्मृति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम,
राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विभिन्न विषयों से संबंधित मंद तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नोट: सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और बाद का वेद कौन सा? अथर्ववेद है। वेदों को भली भांत समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिसमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। नोट है: पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित पुराण है। आइए यहाँ पे एक रेड कलर का टॉपिक है, उसको देखते हैं। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। आयु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। आइए नेक्स्ट टॉपिक। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिसे वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्मृतियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। जातक में भगवान बुद्ध की क्या है? पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। और हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथा वस्तु है। और जिनमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। नेक्स्ट देखते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य अर्थात कौटिल्य या विष्णुगुप्त सभी एक ही के नाम हैं, चाणक्य के ही। यह 15 अधिकारियों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है, जो कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी साहित्य एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यौवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है।
नेक्स्ट है पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित हैं। इसके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। आइए देखते हैं भारत में जो विदेशी यात्री आए यहाँ पे कौन कौन सी पुस्तक लिखें और भारत के बारे में क्या क्या जानकारियाँ मिली उसके बारे में जानकारी लेते हैं। पहला है यूनानी रोमन लेखक टेशियस। पहला है टेशियस। यह ईरान का राजवैद था। जो टेशियस था यह ईरान का राजवैद था जो भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। चलिए तीसरा देखते हैं। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में निरियाकस, आनेसिक्लेट्रा तथा आस्ट्रियोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय हैं। सिकंदर के समय में जो आने वाले लेखक थे, पहला कौन सा निरियाकस था, आनेसिक्लेट्रा था। आस्ट्रियोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेतन का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। डाइमेकस, यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनीसियस, यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। टालमी, इसकी 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखे। प्लेनी, जो प्लेनी था इसमें 1st शताब्दी नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारी वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अब आइए देखते हैं चीनी लेखक। चीनी लेखक कौन कौन से भारत में आए थे और भारत के बारे में क्या क्या लिखा है। पहला फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। सुखी और समृद्ध किसने बताया है मध्य प्रदेश की जनता को? फाहियान ने बताया है। और सयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थीं। कौन? सयुगन। वेनसोंग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है।
इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। सिंध का राजा कौन था? शूद्र था। अब एक नोट है, नोट के बारे में देखो। वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य कौन थे? शिवभद्र था। अब देखें इत सिंह, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में भारत का वर्णन किया। अब अरबी लेखक जो अरब देश से भारत के लिए आए, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी और भारत के बारे में क्या क्या बताया, या कौन कौन सी जानकारी मिलती है। चलिए देखते हैं। अल-बिरूनी, पहला अरबी लेखक कौन था? अल-बिरूनी था। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक हिंद अर्थात भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। और अन्य लेखक, अब जैसे तारानाथ, अन्य लेखक में तारानाथ हैं। यह एक तिब्बती लेखक था। इसमें कयूर तथा तैयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। चलिए पुरातत्व संबंधी शास्त्र से मिलने वाली जानकारी। 1400 ईसा पूर्व में अभिलेखों बोगाजकोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम से मिलता है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोटस के वीरानगर यानी विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा में अभिलेख है। हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। अब सर्वप्रथम दुर्भिक्षा का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुर आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त हुई है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरर अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। रेशम बुनकर की सीढ़ियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। अब आइए देखते हैं अभिलेख और शासक, कौन कौन से अभिलेख कौन कौन से शासक में हुआ। अब देखिए हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख जो है कलिंग राजा खालवेल और जूनागढ़ गिरनार अभिलेख कौन थे? रुद्रदामन शासक था। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख पुलकेतिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्धन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। मतलब क्या है कि जितने भी अभिलेख हैं, कौन कौन से अभिलेख किसके किसके शासनकाल में, और उस समय का शासन कौन कर रहा था, कौन सा राजा कर रहा था, और कौन कौन से अभिलेख उस समय बने थे या प्राप्त हुए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। कश्मीर में नवपाषाण पुरातत्व बुर्ज होम से गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आह सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासारपड़ कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासक ने किया।
समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उनमें संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, अरिकमेडु यानी पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब सेकंड हम लोग पढ़ते हैं, जानेंगे कौन से प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। चलिए प्रागैतिहासिक काल के बारे में ये भी देख लेते हैं, या इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अगर चैनल पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।